नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। तो आज हम बात करेंगे कि मौर्यों का जो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटर था वो कैसे था और वो कैसे अपने शासनों का संचालन करते थे। ठीक है। तो जो मौर्य प्रशासन थी इसकी सूचना हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है कि किस प्रकार से उनका प्रशासन था। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है तो उससे हमें प्रांतों की जानकारी मिलती है, यानी प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ शिलालेख से मिलती है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जो केंद्रीय प्रशासन था, यानी कि जो मौर्य का केंद्रीय प्रशासन था उसमें जो सम्राट था ये सबसे सर्वोच्च होता था। सम्राट की जो भूमिका होती थी वो सबसे प्रधान होती थी। शासन के विभिन्न अंगों का ये प्रधान होता था, चाहे वो न्यायिक हो, सैनिक हो, कार्यकाली, कोई भी मामला हो, भैया कोई भी मैटर हो, ये जो सम्राट था ये सबसे सर्वोच्च और सबसे प्रधान रहता था। सम्राट दिन में नहीं सोता था। क्यों नहीं सोता था? इसका कारण था क्योंकि वो जनता के भलाई में, उसके न्याय करने में व्यस्त रहता था। इसीलिए वो दिन में नहीं सोता था, प्रजा की दुखों को सुनता था, उनका निवारण करता था। और मालिश के समय या केश प्रसाधन के समय भी वह दूतों से मिलता था। मतलब कि ये सम्राट जो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य वो इतने अच्छे इंसान थे कि मालिश कराते समय भी और बाल झाड़ते समय भी वो अपने दूतों से मिलते थे। ठीक है, यानी वो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे। और कौटिल्य का भी कहना था कि अपनी जनता को, अपनी प्रजा को प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा का इतना ध्यान देते थे। और जो सम्राट के शरीर की रक्षा करती थी वो थी अस्त्रधारी स्त्रियां। ये स्त्रियां जो थीं ये सम्राट के अंग की रक्षा करती थीं। और चंद्रगुप्त मौर्य हर दिन अपना जो शयन कक्ष यानी कि सोने का जो कक्ष था उनका, जिसमें वो सोते थे, उसको बदलते थे, हर रात बदलते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्राण का भय था कि कहीं उनको कोई जान से ना मार दे, इसी भय से वो शयन कक्ष को प्रतिदिन बदलते थे। उसके बाद अमात्य, मंत्री और मंत्री परिषद, ये सभी जो थे ना ये राजा के कार्यों को यानी शासकीय कार्य को करने का काम करते थे। ये सभी अधिकारी पद पे होते थे, राजा के शासकीय कार्यों को करते थे और ये सभी उच्च पद पे नियुक्त होते थे। और जो अमात्य सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हो जाता है उसको मंत्री बना दिया जाता था या मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। और जो राजा थे ना ये मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करते थे। भैया परामर्श से कार्य करने का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में जो संसद है यहीं पे ना सभी जो सांसद हैं, विधायक हैं, मिलकर बहस करते हैं सांसद, और उसके बाद उसी से परिणाम निकालकर वे अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार उस समय में भी ये चीज़ होती थी, बहस होती थी, फिर जाकर अंतिम निर्णय सम्राट लेता था। उसके बाद इनका जो वेतन था वो 1200 पर वेतन था इनका, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 18 तीर्थ होते हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न विभागों के जो पदाधिकारी या अधिकारी होते हैं उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थों में पहले जो थे मंत्री और पुरोहित, ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधिकार क्षेत्र में था। उसके बाद है समाहर्ता यानी राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसका जो प्रधान अधिकारी था वो था समाहर्ता। ठीक है। उसके बाद है सन्निधता। सन्निधता में क्या था? ये राजकीय कोषाधिकारी था। जो राज्य में कोष आता था, कोष जो आता था, यानी कि जो राजकीय कर, भूमि कर लिया जाता था, वो सबको जो मेन अधिकारी था वो था सन्निधता। सेनापति जो युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, यानी जज। नायक मतलब सेना को जो संचालन करता था। कर्मांतिक मतलब देश के जो उद्योग धंधे थे उनका प्रमुख निरीक्षक, मतलब कि जो धंधे हो रहे हैं देश में उसमें किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार की मिलावट, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, उसके लिए कर्मांतिक नियुक्त किए गए थे जो प्रमुख अधिकारी थे।
उसके बाद है व्यवहारिक, मतलब ये दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश या जज होते थे। मंत्री परिषद अध्यक्ष। उसके बाद है दंडपाल। जो दंडपाल थे ये सेना की सामग्री की व्यवस्था करते थे। सेना की सामग्री से मतलब युद्ध में के लिए उपयोग किए जाने वाली, जैसे अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, भोजन पानी, कवच, सभी प्रकार के जो सेना प्रयोग करती थी उन सब का जो व्यवस्था करने का काम था वो दंडपाल का था। अब अंतपाल क्या था? ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करते थे अंतपाल। दुर्ग मतलब होता है किला, दुर्ग मतलब होता है किला, यानी किला की रक्षा करने का काम जो था वो दुर्गपाल का अंतपाल का था। और देश के भीतर दुर्गों का प्रबंध करने का काम दुर्गपाल का था। जो नागरिक थे, ये नागरिक जो थे भैया ये नगर के प्रमुख अधिकारी थे। मतलब नागरिक नगर के एक प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद है प्रशस्ता। ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य करते थे। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध का मतलब यानी कागजी जो कार्य थे उन कागजी कार्यों को ये लिखित तौर पर लिख कर रखने का कार्य करते थे। उसके बाद हैं द्वारिक। ये राजमहलों की देखरेख करते थे। अंतर्वैशिक मतलब सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। सम्राट का अंगरक्षक कौन था? अस्त्रधारी स्त्री। अस्त्रधारी जो स्त्रियां थीं उनका जो प्रधान यानी उनके जो बॉस थे वो कौन थे? अंतर्वैशिक, ठीक। उसके बाद है आटविक। ये वन विभाग का प्रमुख था। और कुछ अन्य नाम थे जैसे सीताध्यक्ष यानी कृषि अधीक्षक, और उसके इन सब के वेतन जो थे 1000 पर्ण मिलता था। अब हम आते हैं प्रांतीय शासन में। अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। पहला था उत्तरापथ, दूसरा अवंती, तीसरा दक्षिणापथ, चौथा कलिंग, पांचवा मध्य देश यानी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। अब आते हैं हम ग्राम शासन में। ग्राम शासन जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन थी और इसी को ग्रामिक कहा जाता था। और ये शासन करता कौन था? ये शासन करने वाले थे बूढ़े लोग यानी वृद्ध। और इनका निर्वाचन कौन करता था? गांव के लोग, गांव के वासी इसका निर्वाचन करते थे। और इनका प्रमुख कार्य क्या था भैया? इनका प्रमुख कार्य था भूमि की व्यवस्था करना, सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराना। मतलब कि गांव वालों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो कृषि करने में, इसका ध्यान ग्रामिक रखते थे। उसके बाद भूमि कर को लेकर ये राजकीय कोषागार में जमा कराने का भी कार्य करते थे। अब आते हैं हम नगर प्रशासन में। जो नगर प्रशासन था यानी नगर का जो मेन अधिकारी था उसको नागरिक कहा जाता था और इसके अधीन थे स्थानिक और गोप। और नगर परिषद में 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ होती थीं। कितनी समितियाँ? 6 समिति नगर परिषद में होती थी, जिसमें पहला जो था उद्योग और शिल्प समिति, विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति यानी विदेश से जो आते हैं उनकी देखभाल किया जाए, सेवा की जाए, ये समिति। जन्म मरण का लेखा जोखा करने की समिति थी। व्यापार वाणिज्य के लिए समिति थी। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने की एक समिति, मतलब कि जो वस्तुएं बिक रही हैं और जो बन रही हैं, ठीक है, उनके पूरा निरीक्षण उनका किया जाता था कि वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और एक थी बिक्री कर वसूलने वाली समिति। जो भी वस्तु बिकती थी उस पर एक कर लगता था और उस कर को यानी उस टैक्स को जमा करना होता था और इसका ध्यान रखता था बिक्री कर वसूली समिति, जो नागरिक के अधीन थे सभी, ठीक है। और जो ये नहीं चुकाता था उससे मौत की भी सज़ा सुनाई जाती थी या जुर्माना लगाया जाता था। उसके बाद हम आएंगे गुप्तचर विभाग में। गुप्तचर विभाग को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। इसमें वही लोग आते थे जो विश्वसनीय होते थे और जिनका चरित्र बहुत ही शुद्ध होता था, जिनके चरित्र में कोई दाग ना हो, ठीक है, तो वही आते थे गूढ़ पुरुष में या गुप्तचर विभाग में। और ये 2 प्रकार के होते थे गुप्तचर, एक होता था संस्था और एक है संचरा। संस्था का मतलब होता है कि जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर अपना कार्य करते हों उन्हें संस्था कहा जाता था। और जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे
उनको संचरा। और इसमें जो थे ना वैश्याएँ भी कार्य करती थीं, और गलत अगर कोई सूचना देता है तो उसे सज़ा भी सुनाई जाती थी। सज़ा सुनाई जाती थी गलत सूचना करने पर। पुलिस की भी व्यवस्था थी, और पुलिस को रक्षिन कहा जाता था। भैया उस पुराने समय में ये पुलिस की व्यवस्था भी मौर्य प्रशासन में की गई थी, और इसी को रक्षिन कहा गया है। उसके बाद हम आएंगे, देखेंगे कि जो न्याय व्यवस्था थी मौर्य समाज, मौर्य प्रशासन में, वो कैसी थी। न्याय व्यवस्था में सम्राट जो था वो सबसे ऊपर था। सम्राट का निर्णय अंतिम, यानी कि फैसला कुछ भी हो, लेकिन सम्राट का फैसला सबसे आखिरी फैसला होता था। सम्राट जो कह दिया वही होना है बस। सबसे छोटा था ग्राम न्यायालय, उसके ऊपर संग्रहण, उसके बाद द्रोणमुख, फिर स्थानिक और जनपद स्तर का न्यायालय होता था। सबसे ऊपर का जो न्यायालय था वो था पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ये सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता था। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यायालय दो प्रकार का था। एक था जैसे धर्मस्थीय न्यायालय, जिसे दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था, और इसमें क्या होता था, चोरी, डकैती, लूट, ये सभी जो मामले थे इसी के अधीन देखे जाते थे। और धर्मस्थीय जो न्यायालय था इसे साहस भी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है कंटक शोधन न्यायालय। इसमें क्या था कि राज्य और व्यक्ति के बीच किसी विवाद को इसी में देखा जाता था। राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद से मतलब क्या है, किसी अधिकारी से, सरकारी कर्मचारी से कोई विवाद हो रहा है तो इसको इसी में देखा जाता था, कंटक शोधन न्यायालय में। उस समय की शासन व्यवस्था में दंड विधान बहुत कठोर था। कठोर से मतलब क्या था, अंग विच्छेद, अंगों को अलग कर दिया जाता था सज़ा के तौर पर। अधिक जुर्माना लिया जाता था, भूमि छीन ली जाती थी। ये सब कार्य उस समय किया जाता था, जिसके कारण अपराध कम होते थे। और जो न्यायालय के कर्मचारी थे वो भी अगर कोई गलत कार्य करते थे या किसी मासूम को सज़ा दिलवा देते थे तो उन्हें भी सज़ा दी जाती थी, उन्हें माफ़ नहीं किया जाता था। अब आते हैं भूमि और राजस्व पर। राजकीय आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। भूमि से आने वाला जो कर था, ठीक है, उस कर से राज्य को बहुत आमदनी प्राप्त होती थी। और इसी को जो राजकीय आय से भूमि से मिलती थी उसको सीता, और जो शेष भूमि से प्राप्त होती थी राजस्व, उसको भाग कहा गया है। तो इन सब का उपयोग सरकार करती कहाँ थी, जो राजकीय आय था। राजकीय आय तो बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होता था, उपयोग कहाँ करती थी उसको हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रशासन था उसमें से लोगों से 1/4 लोग को कर दे देते थे, ठीक है। 1/4 लोग कर के तौर पर दे देते थे। और कृषि पर पिंड कर भी लगाया जाता था। पिंड कर क्या था, पिंड कर एक तरह का एक मुश्त कर था जो किसान चुकाते थे। राजकीय आय के और भी साधन थे, सीमा शुल्क, चुंगी, टटकर आदि। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता था, ये जो टैक्स मिला है सरकार को इसका यूज़ तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसका पहला यूज होता था सम्राट के और उसके परिवार के लिए, उसके भरण पोषण के लिए उसका यूज होता था। दूसरा इसका इस्तेमाल होता था अधिकारियों के वेतन के लिए। कहाँ होता था इसका यूज, अधिकारियों के वेतन देने के लिए। तीसरा यूज इसका होता था सैनिकों के वेतन देने के लिए। जो सैनिक थे उन्हें भी वेतन मिलता था ना, तो उनको वेतन कहाँ से मिलता था, राजकीय आय से ही उन्हें वेतन मिलता था। और जो चौथा यूज था, वो चौथा यूज क्या था, कल्याणकारी कार्य, मतलब कि जो सड़कों का निर्माण, नहर का निर्माण, झील बनवाना, ये सभी राजकीय आय से किया जाता था। और इसका कुछ भाग शैक्षिक और धार्मिक कार्यों को भी दे दिया जाता था करने के लिए। उसके बाद आते हैं सैन्य संगठन की तरफ। उस समय चंद्रगुप्त के शासनकाल में उसके पास 5 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथ रहते हैं। यानी कि एक तरह से एक विशाल सेना मौर्य राजवंश में रहती है। और उसके बाद इसमें क्या थी ना, 5 समितियां थीं, जिसमें अश्वसेना, पैदल सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना शामिल रहते हैं।
अश्व मतलब होता है घोड़ा, घुड़सवार। पैदल सेना में जो पैदल सैनिक थे। गज मतलब हाथी, हाथियों की जो सेना थी। रथ सेना थी। और नौसेना मतलब समुद्री तौर पे जो नौसेना होती है नाव पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।